नमस्कार दोस्तों। माँ बाप अच्छे हो तो अमूमन बच्चे अच्छे ही होते हैं। शेयर मार्केट में भी यही कहा जाता है। कंपनी की पेरेंटेज अच्छी है तो वो कंपनी अच्छी है। देखिए ना, बिजनेस में भारत में बड़े बड़े घराने हैं, जैसे टाटाज है, बिरलाज है, अदानीज है, ऐसे बहुत सारे। नहीं नहीं, मैं अंबानीज को भूला नहीं हूँ। अनिल सॉरी धीरू भाई अंबानी। रिलायंस ग्रुप और धीरू भाई अंबानी, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और अंबानी जैसा टैलेंट कंपनी को मिले तो वो कंपनी कितनी ग्रो कर सकती है वो आपको रिलायंस से पता चल गया है। अंबानी, धीरू भाई अंबानी, इसको तो बिजनेस का टाइकून कहा जाता था। एक नाममात्र पेट्रोल भरने वाला बंदा, ऐसे कहा जाता था। इतना बड़ा एम्पायर का मालिक, अद्भुत है। नहीं, आज मैं रिलायंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेरेंटेज के बारे में बात कर रहा था। तो अच्छा पेरेंटेज है तो कंपनी अच्छी है, ये शेयर मार्केट में कहा जाता है। धीरू भाई के दो बेटे हैं, मुकेश और अनिल। धीरू भाई के पश्चात इन दोनों को धीरू भाई का बिजनेस बांट के दिया गया। सन 2000 की बात है। पावर जनरेशन इस देश में थोड़ी किल्लत थी, तो भारत सरकार ने रिफॉर्म्स के तहत पावर जनरेशन प्राइवेटाइज कर दिया। बहुत सारी रियायतें दे दी गई। उस समय इसी पावर सेक्टर को सनराइज सेक्टर कहा जाने लगा। सनराइज सेक्टर मतलब आप समझ सकते हो, कोई भी स्टॉक इसमें से मल्टी बैगर हो सकता है, ये सोच थी। करीब 2007 में अनिल अंबानी रिलायंस पावर को शेयर मार्केट में लेके आए। 2007 के अंत में इशू प्राइस था 405 से लेके 450 रुपए। देखिए, एक तो सनराइज सेक्टर, दूसरा अंबानी का पेरेंटेज। लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं लगा। हर कोई टीवी चैनल बता रहा था ये शेयर कितना अंडर वैल्यूड है, खुलते ही डबल पैसा मिल सकता है। मुझे अभी भी याद है, बहुत लोग अगर उस जमाने के हैं तो उनको भी पता होगा, टीवी पे कैलकुलेशन आता था, आपको 1 लॉट मिल गया तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, खुलते ही 2 लॉट हो गए तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी तो सबको लगेगा कि यार मैंने भी इस शेयर में सब्सक्राइब करना चाहिए। 26 करोड़ का इशू था और 72 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था। उस समय तक का ये बिगेस्ट इशू था। लोगों को लगा कि बस अब तो पैसा बन ही गया। 11 फरवरी 2008 में इसकी लिस्टिंग हुई। अंदाजा था कि 900 और 1000 रुपए के भाव पे लिस्ट हो जाएगा। इन्वेस्टर्स को 430 रुपए में वो इशू हुआ था। जैसे ही मार्केट खुला, ये शेयर 19% ऊपर लिस्ट हुआ, 538 पे। लोगों ने सोचा ठीक है अभी बढ़ेगा, और ये क्या, खुलने के 4 मिनट में ही 355 तक लुढ़क गया और 372 पे क्लोज हो गया। जब 1900 का भाव मिलने की उम्मीद थी, वो इशू प्राइस से भी नीचे आ गया। यह भी बात सही है
कि 2008 का बिगेस्ट फॉल की शुरुआत उसी दिन से हुई थी। शेयर मार्केट भी गिरा था। ऐसा मैं आज बोल रहा हूं, उस समय भी यही सोचा था कि उसके वजह से इसको सही लिस्टिंग नहीं हुई। शेयर बहुत ज्यादा इससे ऊपर जा नहीं रहा था। इस कंपनी ने और एक बड़ा काम किया। इशू ओपन होने के 4 महीने में ही 3:5 रेशियो में बोनस दिया गया। देखिए इन्वेस्टर्स का कितना बड़ा ख्याल रखा गया है। आपको बोनस भी दिया गया है। तो आपकी प्राइस जो 430 थी वो घट के कुछ 265 260 आ गई थी। हाँ, उस समय रेट उससे भी कम था, वो बात अलग है। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक थी, उसके जब इशू हो रहा था उस समय भी उसमें लिखा गया था कि पावर जनरेशन में इस कंपनी ने 13 प्रोजेक्ट्स लगाए थे, 13 प्रोजेक्ट्स लगाए हुए थे, उसका काम चल रहा था और 2009 में उसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला था। मतलब जब शेयर मार्केट में आया तब तक कंपनी का प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैरेंटेज की वजह से ये शेयर 72 गुना सब्सक्राइब हुआ था। पावर जनरेशन आपको पता है कोयले से होता है, दूसरा न्यूक्लियर से भी होता है, हाइड्रो है। ये कंपनी ज्यादातर कोयले में काम कर रही थी। हाँ, सही बोल रहे हो। कोयला सबसे बड़ा क्रिटिकल चीज था जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जरूरत था और जनरेशन कंपनीज को जरूरत था। और आप जानते हो कोल घोटाला बहुत बड़ा है। और दूसरी दिक्कत ये भी थी कि गवर्नमेंट के साथ मेल मिलाप ये भी होना जरूरी है। देखिए आपको अभी तक याद है कि कोयला जो है वो निजी क्षेत्र के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की मक्तेदारी है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट से कोयला चाहिए तो गवर्नमेंट के साथ भी सही काम होना चाहिए। तो वो भी दिक्कत इस कंपनी में आई, लागत बढ़ने लगी। उस कंपनी के जो भी जितने भी प्लांट्स है वो पूरे होने में टाइम लगा, लागत बढ़ने लगी। तो साहब ने कर्जा ले लिया तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ा। तो आप जानते हो क्या होता है उसके बाद। अब इतने वीडियो देखने के बाद तो आपको पता चल रहा है कि कर्जा लेने के बाद अगर आपका प्रोडक्शन ढंग से शुरू नहीं हुआ तो आपका वो कर्जा बढ़ते जा रहा है। और फिर अमूमन सभी कंपनियों में जो हुआ वो इसमें भी हुआ। शेयर का दाम गिरते लुढ़कते खत्म हो गया। आज इस कंपनी का भाव कितना है? ₹1.70। अभी भी कंपनी क्या करती है भाई, देखो आप उसका रिजल्ट देखो, जितना कमाती है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट में ही चला जाता है। और पेरेंटेज की मैंने बात की थी, तो आज के ज़माने में जितनी भी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो बहुत कम हो गई है। साहब ने बेच दिया अपना शेयर और जो भी है वो सारे के सारे गिरवी रखे गए। तो प्रोमोटर इंटरेस्ट खत्म, हमारा इंटरेस्ट क्यों रखे? दुख होता है, बहुत दुख होता है। देखिए जैसे भी किसी अच्छे घर का बच्चा सही नहीं करता है तो दुख होता है, ऐसे ही इस कंपनी के बारे में मुझे होता है। नहीं, ये सारे वीडियोस में मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं करता हूँ, मुझे करना भी नहीं। आपको ये बताना है कि आप शेयर मार्केट में है तो उसमें देखना क्या क्या चाहिए और क्या क्या हो सकता है। खाली एक चीज देख के उसके पीछे मत भागिए।
इसीलिए मैं आज ये शेयर लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आपको इस शेयर से भी पहले जैसे ही ज्ञान मिला होगा। जाते जाते मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट वीडियो में बोला था आपको कि जब तक अच्छा न लगे तो लाइक मत कीजिए। हो सकता है पिछला वीडियो आपको अच्छा न लगा हो, ये लग जाए। और ये तो नहीं भूल रहे ना, सब्सक्राइब भी किया करिए और शेयर भी किया करिए। जो मेरे पास नॉलेज है वो और किसी के पास तो जाना चाहिए, उसको भी तो उसका लाभ मिलना चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आपके दूसरे वीडियो में भेल का जिक्र था और आपने जो बताया वही स्टोरी अभी मार्केट में चल रही है। 20-22 रुपये का भाव आज 27-28 रुपये तक हो गया है। चिंता मत कीजिए, फिर उसी रेट पे आ सकता है। ये शेयर मार्केट है, उस समय फिर मत चूकना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक आपके मन से कीजिए, अच्छा लगे तो। नमस्कार।